हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी एसएसबी का प्रीवियस ईयर का पेपर। और दोस्तों, इस पेपर में हम डिस्कस करने वाले हैं 65 प्लस जीके के प्रश्न, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, ये जो जीके के प्रश्न हैं सभी सेक्शन से रहने वाले हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस सभी से रहने वाले हैं, इकोनॉमी से भी। और दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, टाइड्स आर कॉज्ड बाय, ज्वार भाटा आने का कारण है। तो दोस्तों, जो ज्वार भाटा होता है वह सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण आता है, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाय, एक रॉकेट किससे प्रदोणित होता है। तो दोस्तों, जो एक रॉकेट होता है वह द फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेस, यानी कि पलायनी तप्त गैसों के बल के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो रॉकेट है वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स आर, कार्बोहाइड्रेट हैं। तो दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सजीवों के लिए प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं। और दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट है इसको मानव शरीर के लिए, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ईंधन का कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड विद, जेनेटिक अभियांत्रिकी का संबंध है। तो दोस्तों, जो जेनेटिक अभियांत्रिकी है इसका जो संबंध है वो है सजीव प्राणियों के जीनों के रूपांतरण से। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अल्टरेशन ऑफ जीन्स ऑफ लिविंग क्रिएचर, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक जो थे हर भारतीय मूल के जो हरगोविंद खुराना थे, उन्हें जेनेटिक कोड के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, ये जो हम प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं इनके आंसर जो हैं वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ फॉर ए गोट, बकरी के लिए गर्भाविधि कितनी है। तो दोस्तों, जो बकरी के लिए गर्भाविधि है वो है 150 दिन। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है गाय की गर्भावधि कितनी होती है। अगला प्रश्न है, द स्काई लुक्स लाइक ब्लू ड्यू टू बीच ऑफ फॉलोइंग। तो दोस्तों, जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है स्कैटरिंग के कारण। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, स्कैटरिंग के कारण। अगला प्रश्न है, भाई डू वी नीड प्रोटीन्स, हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों, हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है हार्मोन और एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर या फिर मेराम्स नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, लेड पेंसिल कंटेन्स, लेड पेंसिल में मुख्यतः होता है। दोस्तों, लेड पेंसिल जो होती है उसमें ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑरेंज कंटेन्स, नारंगी में होता है। दोस्तों, नारंगी में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, ए मायोपिक पर्सन कैन नॉट सी, एक मायोपिक व्यक्ति नहीं देख सकता है। दोस्तों, एक मायोपिक व्यक्ति जो है वो दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। इसे नेत्र दृष्टि दोष भी कहा जाता है। और इसका जो उपचार है दोस्तों वह अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। और इसकी जो दोस्तों जो इसका जो लेंस होता है, इसके जो पावर मात्रक होता है दोस्तों वो होता है डायोप्टर। इसकी जो पावर होती है दोस्तों वो नेगेटिव में होती है, जो अवतल लेंस होता है। अगला जो प्रश्न है, अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय, अर्थराइटिस होता है। तो दोस्तों, जो अर्थराइटिस होता है या फिर जिसे गठिया रोग भी कहा जाता है वह एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण होता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण। अगला प्रश्न है, टिटनेस अफेक्ट्स, टिटनेस प्रभावित करता है। दोस्तों, जो टिटनेस होता है वह नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाय होम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकार किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। और लागू जो किया गया था दोस्तों वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, विच इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग ए न्यू स्टेट इन इंडिया, भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है। तो दोस्तों, भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम जो सत्ता है दोस्तों वो है आपकी संसद। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कौन से अनुच्छेद के तहत नया राज्य यानी कि नया राज्य स्थापित किया जाता है। अगला जो प्रश्न है,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, भारतीय संविधान प्रदान करता है। तो दोस्तों जो भारत संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। ऑप्शन भी जो है वो सही हो जाएगा। ये ब्रिटेन से ली गई है। और दोस्तों जो यूएसए है वहाँ पर ड्यूल सिटीजनशिप है, यानी कि दोहरी नागरिकता है। अगला प्रश्न है, आर द फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल, क्या मौलिक अधिकार बाध योग्य हैं? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। यस, हाँ, जो मौलिक अधिकार हैं वो बाध योग्य हैं। और बात करें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है तो ये जो है दोस्तों वो नॉन जस्टिसेबल हैं। अगला प्रश्न है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान है। तो दोस्तों जो भारत का संविधान है वो कुछ मामलों में कठोर और कुछ मामलों में लचीला है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। रिजिड इन सम केसेज, फ्लेक्सिबल इन अदर, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाउ ऑफन फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड इन इंडिया, भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है? तो दोस्तों भारत में जो वित्त आयोग है वो प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर NK सिंह, और पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो थे KC नियोगी। अगला प्रश्न है, बट डज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों भारतीय संघ की जो कार्यपालिका है वह राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सभी को मिलकर बनी होती है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का जो वर्णन है दोस्तों प्रधानमंत्री की, ये है 75 अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड, भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? तो दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको संविधान के उल्लंघन के लिए, यानी कि फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैन ए पर्सन एक्ट्स एज ए गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। हाँ, कर सकता है एक व्यक्ति जो है वो एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य। और बात करें दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से अनुच्छेद के तहत एक राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है। अगला प्रश्न है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए या फिर एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 14 में इसका 214 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, हु एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो दोस्तों भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं उनका जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति संसद के द्वारा कानूनों द्वारा विनियमित होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप, प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना थी वो करी गई थी 1950 में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, 1950 में। और दोस्तों प्लानिंग कमीशन की जगह अब नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग द लेडीज बिकेम गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट्स, निम्न में से कौन सी भारतीय महिला यानी कि राज्यपाल बनी थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू जो थी वो राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और राजकुमारी अमृत कौर जो थी दोस्तों यह मंत्रिमंडल की जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें यह स्वास्थ्य मंत्री थी। अगला प्रश्न है, द राज्यसभा विच इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आपको बताना है दोस्तों जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है, ये एक परमानेंट बॉडी है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, इज ए परमानेंट बॉडी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, नॉर्मली द इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट बी मोर देन, सामान्यतः संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 मंथ। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इकोनॉमी से है, स्टैगफ्लेशन इज, निष्पन्नस्फीति है। तो दोस्तों ये है इन्फ्लेशन विद रिसेशन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, मंदी के साथ स्फीति, महंगाई के साथ साथ दोस्तों मंदी की भी स्थिति होती है, स्टैगफ्लेशन। अगला प्रश्न है, इंडियाज़ मेजर इम्पोर्ट कंसिस्ट ऑफ, भारत के मुख्य आयात में शामिल है। दोस्तों भारत के मुख्य आयात में शामिल है कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, कच्चा माल। अगला जो प्रश्न है वो है,
द इंडियन बजट इज डिवाइडेड इनटू, भारतीय बजट विभाजित होता है। तो दोस्तों जो भारतीय बजट होता है वो राजस्व बजट और पूंजी बजट में विभाजित होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। और दोस्तों जो भारतीय बजट है इसका जो वर्णन है वो है संविधान के अनुच्छेद 112 में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण देना यह आरबीआई का कार्य नहीं है, ये जो है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है। बाकी जो कार्य हैं करेंसी नोट जारी करना, बैंकों के लिए बैंकर और सरकार का बैंकर, ये सभी आरबीआई का कार्य है। अगला प्रश्न है आरबीआई इन सभी कार्यों को करता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज अर्न द हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, निम्न में से कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉफ़ी और चाय जो हैं वो सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किन साधनों द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण, उत्पादन में वृद्धि और समानतापूर्ण वितरण, इन सभी से गरीबी को दूर किया जा सकता है, लेकिन सरकारी अनुदान से गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हेन वाज द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड वाज एनएक्टेड, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 1952 में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर लोकल बॉडीज इज, स्थानिक निकायों के लिए निम्न में से एक आय का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों ये है टैक्सेज ऑन प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति कर। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स कैन नॉट बी कल्टिवेटेड इन अनइरिगेटेड लैंड। तो दोस्तों जो गन्ने की फसल है वो असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, शुगर केन। अगला प्रश्न है विच ऑफ फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों छोटी बचतों को बढ़ावा देना यानी कि मोबिलाइज स्मॉल सेविंग्स जो कार्य है वो यूटीआई का है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों यूटीआई की जो स्थापना थी 1964 में करी गई थी। अगला जो प्रश्न है विच कंट्री इज़ नेम्ड एज द कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है बेल्जियम को। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों जो शुक्र ग्रह है ये सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिफ्ट वैली इज़, विभ्रंश घाटी है। दोस्तों जो रिफ्ट वैली है वो है एक सबसाइट लैंड लिविंग ए लॉन्ग एंड नैरो ओपनिंग, यानी कि भूमि जिसका मुख लंबा और संकीर्ण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डेल्टा इज, आपको बताना है डेल्टा क्या है। दोस्तों जो नदियां जो हैं वो डेल्टा बनाती है यानी कि ट्रायंगुलर शेप लैंड बिटवीन इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। वितरक नदियों के बीच की त्रिकोणीय आकार की भूमि। अगला प्रश्न है द शॉर्टेस्ट डे इज, सबसे छोटा दिवस है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ इराक, इराक का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों इराक का पुराना नाम जो था वो था मेसोपोटामिया। इराक और ईरान, शायद दोस्तों इस प्रश्न में मुझे कन्फ्यूजन है, जहाँ तक इराक का पुराना नाम पर्शिया हो सकता है, लेकिन मेसोपोटामिया आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जोडियक इज ए बेल्ट ऑफ, राशि चक्र एक पट्टा है। दोस्तों ये है 12 नक्षत्रों का 12 कंसल्टेशन। ऑप्शन बी ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो आप बात करूं मैं, जो क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति की बेल्ट के बीच में पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है समर सोल्स्टाइस अगर कर्क संक्रांति होती है दोस्तों वो होती है, तो ये होती है 21 जून को। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और इसमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है हट्स ऑफ स्नो वेयर एस्कीमोज लिव आर कॉल्ड, बर्फ की झोंपड़ी जहाँ एस्कीमो रहते हैं कहलाती है। तो दोस्तों इसको इग्लू कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, इग्लू कहा जाता है। अगला प्रश्न है विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और मेडागास्कर जो है दोस्तों ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एट, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो दोस्तों ये स्थापित हुआ था हैदराबाद में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है ये कब स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है हु वर दस्यूज, दस्यू कौन थे। तो दोस्तों जो दस्यू थे वे रीजनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के मूल निवासी थे उनको प्राचीन काल में दस्यू कहा जाता था। ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है
वेयर वाज द बुद्धा बोर्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों बुद्ध का जन्म हुआ था वो हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। 563 BC में हुआ था बुद्ध का जन्म। अगला प्रश्न है वेयर वाज नालंदा यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो था बिहार के पटना के समीप। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा करी गई थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है व्हाट वाज दीन ए इलाही, दीन ए इलाही क्या था? तो दोस्तों जो दीन ए इलाही था वो अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पद था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और दोस्तों इसकी जो स्थापना थी वो 1582 ईस्वी में करी गई थी और प्रथम हिंदू जिसने इसको स्वीकार किया था वो था बीरबल। अगला प्रश्न है व्हाट इज मीन्ट बाय सरदेशमुखी, सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों सरदेशमुखी जो है वो एक प्रकार का कर था। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ये मराठों द्वारा चलाया गया एक कर था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हु रोट रत्नावली, रत्नावली किसने लिखी? तो दोस्तों रत्नावली जो थी वो हर्ष द्वारा लिखी गई थी, हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नागानंद और रत्नावली जो है इसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और दोस्तों जो बाणभट्ट थे उसके दरबारी कवि थे और इनके द्वारा हर्षचरित और कादंबरी की रचना करी गई है। अगला प्रश्न है सोमनाथ टेम्पल वाज सैक्ड बाय महमूद ऑफ गजनबी इन द ईयर, महमूद गजनबी द्वारा 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। महमूद गजनबी ने दोस्तों 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे और उसका सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है और 1009 ईस्वी में उसने कांगड़ा के ब्रजेश्वरी मंदिर को लूटा था और उसे ध्वस्त किया था। अगला जो प्रश्न है राजा राममोहन रॉय वाज नॉट एसोसिएटेड विद, राजा राममोहन राय किससे संलग्नित नहीं थे? तो दोस्तों जो राजा राममोहन राय थे यह विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा उन्मूलन और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे। ऑप्शन जो इसका सी है वो सही हो जाएगा, यानी कि संस्कृत शिक्षा को से संबंधित नहीं थे वो, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों राजा राममोहन राय जो थे इन्होंने ही ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी 1828 ईस्वी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि इसका सेकंड पार्ट कब तक लाया जाए अगर आप इंटरेस्टेड हों तो। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।